हेलो एवरीवन। शुभारंभ आईएएस के इस क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। ये क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए बनाया जा रहा है। इसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू किया था और एंशिएंट हिस्ट्री में जब शुरू किया था तो हमने इसमें एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। वो जो टॉपिक है वो पाषाण काल हमने पढ़ा था और पाषाण काल का बाद में हमने इसमें सिंधु घाटी सभ्यता शुरू किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे कि वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक जीवन कैसा था और लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो इसमें हमने अब तक जो पढ़ाई की है वो है भूमिका के बारे में समझ लिया था, उत्पत्ति के बारे में समझ लिया है, कालक्रम के बारे में, विस्तार के बारे में, महत्वपूर्ण स्थल एवं विशेषताओं के बारे में समझ लिया था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझ लिया था, सामाजिक और सांस्कृतिक धार्मिक विशेषताओं के बारे में समझ लिया था। आज इस लेक्चर में ये इस टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और इसमें समझेंगे आर्थिक जीवन और पतन कैसे हुआ था। मैंने यहाँ पर बताया था यूपी पीसीएस में या किसी स्टेट में यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, ये स्टेट के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो तीन पार्ट है इसके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के बारे में, ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो आज जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था और उसका पतन कैसे हुआ था। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, जब आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहली बात समझनी होती है कि यहाँ पर आर्थिक जीवन में लोग क्या करते थे, कृषि करते थे या व्यापार करते थे। तो इसमें कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं और व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं। तो कृषि करते थे, कौन से करते थे? क्या वहाँ के लोग पशुपालन करते थे? तो हाँ, बिल्कुल पशुपालन करते थे। तो पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे उनके शिल्प व उद्योग धंधे कौन से थे। शिल्प व उद्योग धंधे कौन थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उद्योग धंधों के बाद में पढ़ेंगे उनका व्यापार वाणिज्य क्या था। उनका व्यापार वाणिज्य क्या था। व्यापार वाणिज्य क्या था। इसके साथ उनकी मोहरों की बात, मोहरों कौन सी मोहर यूज करते थे, मोहरे की बात करेंगे। और लास्ट में टॉपिक पढ़ेंगे वो कैसी लिपि का प्रयोग करते थे, कैसी लिपि का प्रयोग करते थे। यहाँ पर इतने एस्पेक्ट हम समझेंगे। कृषि, कृषि के साथ में हम पशुपालन, पशुपालन में शिल्प व उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, मोहरे और लिपि। ये इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कृषि की बात करेंगे, देखिए कृषि में सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि कृषि में जो पहली चीज है वो ये है इसमें कि यहाँ पर कौन सी फसलें पाई जाती थी। तो मुख्यतः जो फसल हैं वो 9 प्रकार की फसलें हैं। मुख्यतः कौन सी फसलें हैं? तो 9 फसलों का ज्ञान था। 9 फसलों का ज्ञान था। अब सवाल है कि भाई कौन कौन सी फसल है, फसलों का ज्ञान था। कौन सी फसल है? तो यहाँ पर गेहूं, कौन सी 9 फसलें हैं? गेहूं, जौ, जौ के साथ साथ में कपास, तरबूज, मटर, तरबूज, मटर, तुरई, सरसों, सरसों और तिल। 8 हो गई। एक खरबूज, ये 9 हो गई। अब यहां पर क्या है कि जो जौ है इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ पर जो जौ है इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बनावली से साक्ष्य मिले। कहाँ साक्ष्य मिले हैं? बनावली से साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्यों की बात अगर करेंगे, चावल का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो लोथल से ये मिले हैं, लोथल से। इसके बाद अगर बात करते हैं धान की भूसी, धान की भूसी के साक्ष्य, तो ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं रंगपुर से। कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से। और ये दोनों स्थल कहाँ हैं? गुजरात में। हमने डिस्कशन इस पे किया था। दोनों कहाँ पे हैं? गुजरात में। तो कृषि में ये मुख्य बातें हैं। अब बात करते हैं पशुपालन की। देखिए पशुपालन की जब बात करेंगे तो पशुपालन में दो चीजें हैं। पहली बात, पशुपालन में जो पहली है कि उनका महत्व क्या था। महत्व का मतलब प्रयोग, पशुओं का महत्व या प्रयोग। तो देखिए क्या प्रयोग था इनमें, तो ये कृषि के कार्य आते थे, कृषि में लगे, कृषि में इनका यूज होता था, परिवहन में यूज होता था इनका, क्रय विक्रय में यूज होता था, खरीद बिक्री में, क्रय विक्रय यानी विपणन में, यानी कि विपणन में।
और इसके साथ साथ में भोजन में भी यूज होता था। हमने आपको बताया था ना वहाँ पे कि मांसाहारी भी होते ये लोग, मतलब शाकाहारी मांसाहारी दोनों लोग थे। ठीक है, ये तो इनका महत्व था। तो यहाँ पर कौन कौन से पशुओं की जानकारी मिलती है? तो भाई जानकारी किसकी मिलती है? जानकारी किसकी मिलती है? जानकारी मिलती है बैल, भैंसा या भैंस, बकरी, कुत्ता, हाथी, बिल्ली, बिल्ली, बारहसिंगा और बाघ, ऊंट। ऊंट के बाद में यहाँ पर गाय, घोड़ा, इनके यहाँ पर साक्ष्य मिलते, जानकारी मिलती है। अब इसमें देखो, जो मोहरे थी, मोहरों को हम डिस्कस करेंगे भी। जो मोहरे थी उन मोहरों में गाय, घोड़ा और ऊंट, ये तीन जानवर वो थे जिनका मोहरों में अंकन नहीं है। अगर आपसे मान लो पूछ लेता क्वेश्चन, सिंधु घाटी हड़प्पा हड़प्पा के सिंधु घाटी सभ्यता के यानी हड़प्पा सभ्यता के किन जानवरों का उल्लेख मोहरों पे नहीं है, मोहरों में अंकन नहीं है, तो कौन से जानवर होंगे? ऊंट, गाय और घोड़ा। अंकन नहीं। ठीक है, अंकन नहीं। और ऊंट का जो साक्ष्य है वो बारहसिंगा, वो कालीबंगा से मिला हुआ है। या जो ऊंट है इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला हुआ है। करेक्ट। ठीक है। घोड़ा, घोड़े के बारे में दो चार बातें समझ लेते हैं। तो घोड़े के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, लोथल और इसके साथ में रन्ना गुन्नई, रन्ना गुन्नई यहाँ से मिले हैं। राइट, यहाँ से मिले हैं। तो जो सुरकोतड़ा है यहाँ से इसका कंकाल मिला है। इसका कंकाल मिला है, घोड़े का कंकाल मिला है। लोथल से जबड़ा मिला है। और रन्ना राना गुन्नई से क्या है? दांत के साक्ष्य मिले हैं। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। राइट, बात समझ आ गई नहीं? एक इंपॉर्टेंट बात और है कि यहाँ पर जो सींग है, ध्यान रखिएगा इसका, सींग का अंकन नहीं है। सिंह का अंकन, सिंह का अंकन इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहर में नहीं है, मोहर में नहीं है, नहीं है। जबकि जब कहाँ पे है? तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में अंकन है। तो ये बात आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि किस सिंह का अंकन आईवीसी में नहीं है, मेसोपोटामिया में है। ठीक है। और बाकी एक चीज तो हमने पढ़ी थी पशुओं में कि पशुओं में जो एक सिंगी बैल है इसका वृषभ पूजा के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये बात हो गई पशुपालन से। तो हमने दो बात तीन बात समझ लिया यहाँ पर। एक समझ लिया कृषि के बारे में, दूसरा पशुपालन। आपका शिल्प और उद्योग धंधे। भाई शिल्प और उद्योग धंधे की जब बात करते हैं तो उसमें किन किन चीजों को ध्यान रखते हैं? तो शिल्प और उद्योग धंधों में, शिल्प व उद्योग धंधे की जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो है कपड़ा उद्योग। राइट, एक क्या है? कपड़ा उद्योग। ठीक है। दूसरा कौन सा है? मृद भांड, मृद भांड उद्योग। तीसरा कौन सा है? मनका उद्योग। चौथा कौन सा है? सीप उद्योग, सीप उद्योग है ना। तो कपड़ा उद्योग के ये जो था इनका प्रमुख उद्योग था। ये कैसा उद्योग है? इनका प्रमुख उद्योग है, प्रमुख उद्योग है।
और यहाँ पर हमने आपको उस दिन लास्ट वाले क्लास में बताया कि कपड़ा में दो चीजें हैं, सूती और ऊनी। सूती और कैसे हैं, ऊनी। और सूती में मैंने आपको बताया था यहाँ पर दो प्रकार के कपड़े थे, एक तो थे सादे और एक थे कढ़ाईदार। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। तो जिन लोगों ने देखा नहीं वो वीडियो, इसके पिछले वाला वीडियो देख लेंगे, वहाँ मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं मर्दभांड की, तो मर्दभांड उद्योग में ये जो मर्दभांड थे ये सामान्य रूप से कैसे होते थे, ये सामान्यतः मिट्टी एवं धातु के बर्तन होते थे। क्या होते थे, मिट्टी एवं धातु के बर्तन होते थे। ठीक है। और ये बर्तन कैसे बनते थे, सवाल तो इस बात का है भाई, बर्तन कैसे बनते थे। तो बर्तन तीन तरीके, दो तरीके बनते थे। एक तो बनते थे चाक से, एवं चाक के साथ साथ में क्या था, हाथ से। चाक एवं हाथ निर्मित, हाथ निर्मित। दूसरी बात है भाई, रंग कौन सा यूज करते थे, तो ये लोग लाल रंग का यूज करते थे। कौन सा रंग होता था, लाल रंग होता था। लाल रंग के मृदभांड पाए जाते थे। और काले रंग के पुष्पाकार ज्यामिति होती थी। लाल रंग से रंगते थे, और पुष्पाकार ज्यामिति किस किस कलर से बनती थी, तो काले रंग से। इससे क्या होता था, पुष्पाकार ज्यामिति है, ज्यामिति बनती थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं मनका उद्योग, तो मनका उद्योग में पहली बात है कि मनका किस चीज से बनता था। तो जो मनका है वो किससे बना होता था, मिट्टी, गोमेद, मिट्टी, गोमेद, फिरोजा, फिरोजा, लाल पत्थर, लाल पत्थर, चांदी, सोना, ये सब होते थे। चांदी, सोना। और मनका बनाने के जो कारखाने हैं, इनका साक्ष्य कहाँ से बना है, मिला है। मनका बनाने के कारखाने, बनाने के कारखाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, दो जगह से। एक तो लोथल, दूसरा कौन सा है, कन्हूदड़ो, कन्हूदड़ो, यहाँ से मिला। ठीक है, तो ये तो हो गया मन का उद्योग। अब अगर हम व्यापार और वाणिज्य की अगर बात करते हैं, व्यापार ये तो भाई हो गया, यहाँ पर उद्योग धंधे कौन कौन से थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर है वाणिज्य की, व्यापार वाणिज्य की, तो इसमें दो तीन बातें और समझने वाली हैं। व्यापार वाणिज्य, अगर इसकी बात करते हैं, तो व्यापार वाणिज्य में पहली बात जो मैं समझने वाली ये है कि व्यापार की दिशा और दशा क्या थी। मतलब कि वो आंतरिक व्यापार होता था या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, तो इसकी सबसे पहले हमें क्या समझना है, दिशा और दशा। दूसरी बात समझनी है कि क्या हमारा व्यापार, हम केवल आयात करते थे या निर्यात भी कर देते थे। तो आयात करते तो आयातित वस्तुएं कौन है, आयातित वस्तुएं। और हम अपना कुछ सामान बेचते भी होंगे, निर्यातित वस्तुएं, निर्यातित वस्तुएं। फिर ये व्यापार होता कैसा था, यानी कि परिवहन के साथ, परिवहन के साधन और माध्यम क्या था भाई, कैसे ये व्यापार करते थे। क्या कोई पैसा वैसा चलता था, क्या कोई सिक्का चलता था, या ऐसा ही चलता था। व्यापार के क्रय विक्रय का माध्यम, क्रय विक्रय का माध्यम क्या था, है ना। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें व्यापार की दिशा, तो देखो भाई, व्यापार की दिशा में हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो व्यापार की दिशा है, उसमें कुछ तो आंतरिक व्यापार होता था और कुछ होता था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी एक होता है आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।
राष्ट्रीय व्यापार। आंतरिक व्यापार कहाँ से होता था? तो कश्मीर से होता था, बलूचिस्तान से होता था। कहाँ कहाँ से होता था? तो कश्मीर से होता था, बलूचिस्तान से होता था। इसका साथ साथ में काठियावाड़ से होता था, काठियावाड़ से होता था। ये तो हो गया आंतरिक व्यापार। बाह्य व्यापार कहाँ से होता था? तो बाह्य व्यापार में एक तो है सुमेरियन से। कहाँ से होता था? एक सुमेरियन से। सुमेरियन, या हम कह सकते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। दूसरा जो होता था वो मिस्र से होता था। तीसरा फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है अफगानिस्तान एवं ईरान। अफगानिस्तान एवं ईरान। ठीक, यहाँ से होता था, है ना। फारस की खाड़ी में कहाँ से होता था भाई? तो यहाँ पर होता है इसमें बहरीन से। कहाँ से होता था? तो बहरीन से होता था, है ना। यहाँ से क्या हुआ है, जो मेसोपोटामिया, यहाँ से क्या हुआ है, हड़प्पा कालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरें प्राप्त हुई हैं। और गुजरात से मिस्र कैसे पता चला? तो गुजरात से मम्मी का मॉडल मिला है। तो मम्मी का मॉडल कहाँ से मिला है? ये गुजरात से मिला है। ठीक, ये गुजरात से मिला है। तो इसमें हमने एक बात समझ ली कि जो व्यापार था वो व्यापार आंतरिक भी था और अंतर्राष्ट्रीय भी था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान में एक अभिलेख मिला है, इसका नाम है शारगोन अभिलेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एग्जाम में अक्सर आती है। ईरान में एक अभिलेख था, इसका नाम है सारगोन अभिलेख। क्या नाम उसका है? अभिलेख। कौन सा है? शारगोन। और ये कहाँ पर है? ईरान में, है ना। इसमें तीन नाम मिले हैं। एक है मेलुहा, दूसरा है मगन, तीसरा है दिलमुन। तीसरा क्या है? दिलमुन। मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। मगन मकरान तट, कहाँ पर है? बलूचिस्तान। और तीसरा जो दिलमुन है, ये बहरीन माना जाता है। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है कि सारगोन अभिलेख कहाँ पाया गया? तो ईरान में। और किन किन नामों का मेंशन है, किन किन नामों का उल्लेख है? तो मेलुहा, मगन और दिलमुन। दिलमुन किसके लिए है? तो बहरीन का देश। ठीक है। तो हमने समझ लिया इसकी दिशा और दशा क्या है, हम क्या क्या चीज़ें मंगवाते थे और क्या क्या हम उसको मतलब आयात करते थे और क्या चीज़ें हम निर्यात करते थे। देखो, आयात करने के लिए अगर बात करते हैं इसमें आयातित वस्तुएं और निर्यातित वस्तुएं। आयातित वस्तुओं में बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगाए जाते थे? तो कश्मीर से या काठियावाड़ से। अर्धकीमती पत्थर कहाँ से मंगाए जाते थे? तो बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से। सोना, कोलार यानी कि मैसूर। तांबा, खेतड़ी, राजस्थान से। राजस्थान से।
उसके बाद लाज वर्द मणि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बदख्शा यानी अफगानिस्तान से। और चांदी फिरोजा सीसा, चांदी फिरोजा और शीशा, ये भी कहाँ से मंगवाते थे? तो ईरान और अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक, ये हो गई हमारी कौन सी वस्तुएं? ये हो गई आयातित वस्तुएं। अच्छा, ऊपर देखेंगे ये वाली, तो ये आंतरिक व्यापार, मतलब देश के अंदर ही, जब आईबीसी जितना विस्तार था वहीं से ही। आंतरिक व्यापार। और इसमें क्या होता है? ये होता है बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार, ठीक है। हम निर्यात क्या करते हैं? तो निर्यात करने के लिए हम क्या करते हैं? सीप से बने सामान, सीप से बने सामान, हाथी दांत का पैमाना, वस्त्र, मनके, ये सब हम क्या करते थे? हम सब इनको निर्यात करते थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसमें क्या समझ लिया? अब तक हमने समझ लिया है कि इसमें कृषि, पशुपालन, शिल्प उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य। अब हम बात करते हैं इसमें जो मोहर हैं और लिपि हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो, यानी कि उनका माध्यम क्या था, कैसे वो अ, व्यापार करते थे। सबसे पहले अगर हम मोहरों की बात करें, तो मोहर में इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब तक 2500 मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहर, पैमाना और लिपि। देखो, मोहरों में है पहला सवाल कि मोहर किससे बनी होती थी, किस चीज से बनी होती थी? पहली चीज, किससे बनी थी? मोहरें थी, वो मुख्यतः सलखड़ी से बनी थी। मुख्यतः सलखड़ी, मुख्यतः सलखड़ी से बनी थी, ठीक है। मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ में किससे बनी थी? तो कांचली मिट्टी, कांचली मिट्टी, गोमिद फिरोजा, फिरोजा, चर्ट फ्लिंट, ये सब पत्थर इनसे बनी थी। चर्ट फ्लिंट, यहाँ से, ठीक है। तो किससे बनी थी? तो बनी थी इन चीजों से। अब सवाल ये है कि भाई उनका आकार कैसा होता था, किस तरीके की होती थी? तो आकार में वर्गाकार भी होती थी, आयताकार भी होती थी, बेलनाकार भी होती थी, बेलनाकार भी होती थी। इसमें ना अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक संख्या में वर्गाकार मिले हैं। सर्वाधिक संख्या में कौन मिला है? तो वर्गाकार मिले हैं, ठीक है। और इनकी विशेषता क्या है? इसके ऊपर लिपि, पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सब छपे होते थे। विशेषता क्या इनकी है? इसके ऊपर लिपि, लिपि, पशु पक्षी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब यहाँ पर इस पर छपे होते थे, ठीक है। इसके अगर आगे बात करते हैं कि कितनी मोहरें मिली हैं अब तक, तो अब तक 2500 मोहरों की प्राप्ति हुई है। कितनी मोहरों की प्राप्ति हुई? 2500। 2500 मोहरों की प्राप्ति हुई है। मोहरों की प्राप्ति हुई है। और इस 2500 में से 1200 मोहर कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से,
मतलब कि सर्वाधिक। लेकिन सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर ये मिली है लोथल से, सॉरी हड़प्पा से। कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। तो यहाँ पर दो बात ध्यान रखिएगा, और आपसे पूछता है कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक अभिलेखी मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेखी मोहर प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो हमने समझ लिया मोहर के बारे में। अब अगर आप बात करते हैं इसमें पैमाने की बात करें, तो भाई पैमाना जो होता था वो हाथी के दांत का पैमाना होता था। हाथी दांत का पैमाना होता था। और 16 के गुणज में होता था। 16 के गुणज में होता था। ठीक है। अब अगर बात करें लिप की, तो देखो सारे चीज इसमें लिप का खेल है। लिप तो पढ़ी जा नहीं सकी अभी है कि कैसी लिप है। तो अगर आप लिप के बारे में बात करें यहाँ पर, अच्छा एक बात और है यहाँ पर, इसमें लिख लीजिएगा। व्यापार में दिखेगा यहाँ पर कोई धातु का सिक्का नहीं है, माध्यम कहाँ से? हाँ यहाँ पर इसमें धातु के सिक्के का प्रचलन नहीं था। धातु के सिक्के का प्रचलन नहीं, यहाँ पर नहीं होता। करेक्ट। अब बात करते हैं लिपि की। देखिए लिपि में जो मूल अक्षर हैं वो कितने हैं? वो हैं 64, 64। कितने अक्षर है मूल अक्षर? 64। मूल चिन्ह, मूल चिन्ह कितने हैं? तो 64, 64। ठीक है। किस फॉर्म में है? तो चित्राकार है। चित्राकार है मतलब कि पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में है। और इसमें 250 से 400 अक्षर, 400 अक्षर है। इसमें अंग्रेजी का जो यू आकार का अक्षर है वो सर्वाधिक मिला है। अंग्रेजी के यू आकार का सर्वाधिक प्रयोग। सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। और यहीं पर मछली का जो चित्र है, मछली का चित्र सर्वाधिक बार प्रयोग। यानी कि अगर हम चित्र की बात करें तो किसका चित्र सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है? मछली का। अगर हम अंग्रेजी के अक्षर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा यू आकार का। और इसका जो लिखने की स्टाइल थी वो कैसी थी? तो इसका लिखने जो स्टाइल थी इसको बोलते हैं बॉस्ट्रोफेंडम। बॉस्ट्रोफेंडम, यानी कि इसको बोलते हैं, या इसको बूस्ट्रोफ्रेडम भी कहते हैं। बूस्ट्रोफ्रेडम भी कहते हैं। या इसको क्या कहते हैं? गोमूत्रिका बोलते हैं, मतलब से जैसे गोमूत्रिका बोलते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर तो दाएं से शुरुआत होती है इसकी। दाएं से शुरुआत होती है, फिर बाएं, और इसके बाद फिर दाएं, उसके बाद फिर बाएं। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता था। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाता था। फिर यहाँ पर दायां, और फिर बायां, यहाँ पर दायां, बायां। ठीक है। तो ये हो गया लिपि। तो हमने समझ लिया लिपि के बारे में। अब बात आती है परिवहन के साधन। तो परिवहन का मतलब कैसे व्यापार होता था, परिवहन के साधन क्या थे? तो अगर परिवहन के साधन की हम बात करते हैं, तो भाई परिवहन के साधन में दो तरीके का साधन था। एक तो इसमें है जल मार्ग, तो एक है स्थल मार्ग।
क्योंकि लोथल तो आपने पढ़ा था, वहाँ पर डॉकयार्ड मिला तो जलमार्ग तो होगा ही होगा। एक है स्थल मार्ग। स्थल मार्ग में सड़क, बैलगाड़ी, अब रेलगाड़ी नहीं मिली है इसमें, ध्यान में ये मतलब लिखिए कि रेलगाड़ी एरोप्लेन वो सब नहीं मिला है इसमें भी। तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी, ये जलमार्ग थे। जलमार्ग की बात करेंगे तो लोथल, बालाकोट या बालकोट, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन, ये और भी थे। ये मुख्य रूप से परिवहन के साधन थे, जलमार्ग और स्थल मार्ग। ठीक है। तो शुरुआत में हमने बात करी थी यहाँ पर कि हम आज इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब जो आर्थिक जीवन है इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम कृषि देख लिया, हमने पशुपालन देख लिया, शिल्प उद्योग धंधे देख लिए, व्यापार वाणिज्य देख लिया, मोहर और लिपि देख लिया। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ उसके बारे में समझते हैं। जैसे इसके उत्पत्ति के बारे में बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें, या जो इसका जो राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक व्यवस्था, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता है। वैसे भी जो हड़प्पा सभ्यता का पतन है, उसके पतन को लेकर के बहुत सारे विद्वानों के बीच में अभी एकमत चीज़ें नहीं हुई हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग बात करते हैं। जैसे कुछ विद्वानों ने बताया कि इसका जो पतन है वो आर्यों के आक्रमण से हुआ है। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं जो वैदिक काल, उसमें आर्य देखेंगे, आर्यों का आक्रमण हुआ, इसकी वजह से इसका पतन हो गया। कुछ लोगों का मानना है इसमें है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बाढ़ से पतन हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन जैसे आज हो रहा है बहुत तेजी से, तब भी मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ था, इसकी वजह से हुआ था। कुछ लोगों का मानना है जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, क्योंकि जनसंख्या में जब वृद्धि होगी तो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होगी, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि से। कुछ लोगों का मानना है कि जो विवर्तनिक हलचल है उससे, विवर्तनिक हलचल है उससे। ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि मलेरिया से। यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग यहाँ पर विचार रखे अपने कि किसका पतन कैसे हुआ है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसका पतन एक चीज़ से नहीं हुआ है, अलग अलग चीज़ से हुआ है। तो जो शुरुआत में हमने पढ़ना शुरू किया था, आज हमने उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा तो हमने बताया था इसमें स्टार्टिंग में। सबसे पहले हम भूमिका देखेंगे, वो हमने कंप्लीट कर ली है, उत्पत्ति कंप्लीट कर ली है, कालक्रम कंप्लीट कर लिया है, विस्तार देख लिया है, महत्वपूर्ण स्थल विशेषताएं देख ली, राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन देख लिया, और उसके बाद में क्या समझ लिया है, पतन। तो इसमें इस चैप्टर में इतनी ही चीज़ें हैं। और जब हम अगले चैप्टर में बात करेंगे तो वहाँ हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले अगला है, वो है वैदिक ट्रेड। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो को जरूर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।